हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2 ऑफ कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। इसमें हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे या फिर बोल सकते हैं हमारी कहानी जो आगे बढ़ रही है वो बढ़ रही है चूजिंग राइट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस के तरफ। हमें बिजनेस चूज करते वक्त ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग बिजनेस किस तरीके से हमें कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि इनिशियल इनिशियल लेवल पर बिल्कुल जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका फॉर्मेशन आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट हो गया एंड फिर आपसे तो मतलब फॉर्मेलिटीज में ही आप तो इतना थक गए कि आपने बोला कि बिजनेस हमें शुरू ही नहीं करना। तो हम ऐसा मतलब हमें ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग एक ध्यान रखते हैं कि ईज ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए सबसे पहली चीज उस फॉर्म ऑफ बिजनेस में। दूसरी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज उस फॉर्म ऑफ बिजनेस में अच्छे से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर देते हैं फिर आपको समझ आता है कि यहाँ पे तो बहुत सारा कैपिटल चाहिए, बहुत सारी मैन पावर चाहिए और मेरे पास तो उतना ना कैपिटल है ना मैन पावर है। तो हमें वो भी देखना पड़ता है। दूसरा, देन वी हैव लायबिलिटी और रिस्क। हमें दोनों कैलकुलेट करके चलना पड़ता है कि कितनी लायबिलिटी है, कितने रिस्क है, हम कितना ले सकते हैं, उसका पोर्शन ले सकते हैं या तो हम पूरा ही ले सकते हैं, वो हमें एक बार चेक करना पड़ता है। देन वी हैव स्टेबिलिटी, कि उस फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर वो चलता रहेगा तो क्या वो स्टेबल रहेगा, क्या वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। देन वी हैव लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस आपका रिजिड हो जाए, बिजनेस आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए कि एकदम से अगर आपको कोई और डिसीजन लेना पड़ जाता है, फिर कुछ और करना पड़ता है, तो वी हैव द एबिलिटी टू डू दैट। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो हमें कंपनी फॉर्म करते वक्त क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ये वो स्टेजेस है। सबसे पहला तो प्रमोशन स्टेज। इन अ वे कह सकते हैं कि सबसे पहली जो कंपनी की शुरुआत होती है वो होता है बस एक आइडिया। तो ये वो पार्ट है जहां पर आपका एक आइडिया आप प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने आइडिया के बारे में कि मैंने कुछ ऐसा सोचा है, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे या फिर हम ये पर्टिकुलर चीजें कर रहे होंगे। तो ये वो प्रमोशन स्टेज हो जाता है जो बहुत इनिशियल लेवल होता है कोई भी कंपनी का। देन वी हैव रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। सो हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हम एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो वो एक लीगल फॉर्म में फिर शुरू हो सकता है, तो वो जरूरी हो जाता है हमारे लिए। देन वी हैव कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जहां पे हम कैपिटल इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लोगों को हम या तो हमारे बिजनेस में लोगों को पार्ट बनाते हैं या तो फिर हम ही हमारा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। देन वी हैव कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस स्टेज। हाँ, सो बेसिकली वही कि आपका बिजनेस अब शुरू हो चुका है। अगर आपने लेट से वो रामू शर्ट्स की हम बात करें तो रामू शर्ट की लेट से दुकान खुल चुकी है, बाहर आउटलेट खुल चुका है एंड रामू वहां पे जाके बैठ रहा है रोज, अब से बिजनेस शुरू हो गया उसका, शर्टें उसकी सेल करनी हमने शुरू कर दी है। देन वी हैव मल्टीनेशनल कंपनीज। सो मल्टीनेशनल कंपनी को अगर बहुत आसान भाषा में, देसी भाषा में अगर हमें समझना हो, तो मल्टीनेशनल कंपनी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा में हो, तो उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने बोला, ग्लोबल ऑपरेशन, एक उसमें सीमित नहीं होनी चाहिए, बहुत जगह तक होनी चाहिए। हम बोलते हैं कि हमारी तो भैया मल्टीनेशनल कंपनी है, फिर पता चलता है कि भैया हमारी तो सिर्फ एक ही ब्रांच है दिल्ली में, तो वो मैटर नहीं करता है, वो फिर मतलब मैटर नहीं करता इन द सेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी वो। देन वी हैव सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। अब लेट्स से रामू शर्ट्स ही है, ठीक है, रामू शर्ट्स ने बोला कि भैया अब तो मैं ना एक नया मेरा आउटलेट बनाऊंगा कनाडा में। तो उसने बोला कि कनाडा में जब मैं आउटलेट बनाऊंगा तो कनाडा में मैं सिर्फ एक मैनेजर हायर करूंगा जिसको मैं यहाँ से बैठे बैठे फोन के जरिए इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा कि मेरे प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड वहां पर जो चल रहा है वो इसको रामू को बताता भी रहेगा। तो ये इससे हम ये समझ सकते हैं कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो आज भी रामू के पास ही है। भले ही उसकी वहां पर एक नया आउटलेट खुल गया है, नई फैक्ट्री खुल गई है, बट आज भी जो सारा का सारा डिसीजन मेकिंग है, मेन जो चीजें चल रही हैं, वो आज भी रामू ही संभालता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है उनका। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में लेट्स से जो बिजनेस है वो बाहर जाके कोई और हैंडल कर रहा है, नहीं, वो वही ओनर हैंडल कर रहा होता है। देन वी हैव लार्ज स्केल। तो अगर इतना आप इतने बड़े बड़े आउटलेट्स खोल रहे हैं, कंट्री के बाहर मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक बड़ा ऑपरेशन लेना पड़ता है। आप छोटे से लेट्स से 5 शर्ट्स वहां पे बनानी है, इसलिए आपने वहां पे नया आउटलेट नहीं खोला है, आपको वहां पर मास स्केल में प्रोड्यूस करना है, इसीलिए आपने वहां पर एक आउटलेट ओपन किया है। देन वी हैव एक्सेस टू रिसोर्स। जब
वहां पर कनाडा में जाके अपने रिसोर्स मतलब सॉरी अपनी फैक्ट्री बना दी उसने लेट से, तो अब वो वहां के टेलर्स हायर करेगा ना, यहाँ से वो टेलर्स अगर लेके जाएगा वहां पर तो उसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा कि वो वहां पर से ही जो कॉटन मैन्युफैक्चर हो रहा होगा उसी से ही तो वो अपनी शर्ट्स बना रहा होगा। कोई बाहर से एकदम से कहीं से शर्ट्स सॉरी कॉटन्स लेके नहीं जा सकता, वो उसको वहीं के रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। सो जहां पे भी जाते हैं वहां का एक्सेस टू रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। एज ऑब्वियस मैंने बोला कि वहां पर हम लोग गए हैं तो वहां का ह्यूमन रिसोर्स भी हम लोग यूज कर रहे होंगे, वहां के टेलर्स यूज कर रहे होंगे हम लोग। देन वी हैव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब रामू वहां पे गया है तो रामू को देखना पड़ेगा कि भैया और कोई कंपनी तो नहीं है उधर जो लेट्स से अब ऐसी कोई कंपनी है जो पर्टिकुलर एक अच्छी टाइप ऑफ शर्ट बनाती है जो रामू अभी तक नहीं बना पाता है, या फिर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मैन पावर या वो लेबर नहीं है। तो ये जो कंपनी जो शर्ट बना रही है वो रामू नहीं बना पाता है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला गया ना वहां पर। कोई क्यों छोड़ के रामू की शर्ट्स खरीदेगा जब उसको पता है कि भैया मेरे पास तो ये बहुत अच्छी शर्ट्स मिल रही हैं। देन वी हैव एडवांटेजेस, मतलब अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी को देखते हैं बाहर से तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं, हमको एज ए कंज्यूमर भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, एज एन गवर्नमेंट भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, एज एन कंट्री भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो वो सारे के सारे एडवांटेजेस हमने इधर कंपाइल करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही हो सकता है कि एज एन गवर्नमेंट आपके यहाँ पर आपकी कंट्री में बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आपको आपकी अपने आप ही इकोनॉमी बूस्ट होने लग जाती है। तो एक तो फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास, बाहर से लोग आकर हमारे देश में हमारे लैंड्स में हमारे रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसा मैंने बोला रामू उधर जाएगा तो उधर के कनाडा वाले टेलर्स हायर करेगा रादर देन इंडिया के टेलर्स। देन वी हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर ये जो कंपनी का एग्जांपल लिया था हम ये कंपनी को गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंपनी है ही नहीं जिसके पास मशीन हो, सिलाई मशीन हो, सब लोग वहां पर हाथ से ही सिल रहे हैं। तो रामू उधर जाएगा तो अपनी मशीन भी लेके जाएगा, क्यों, उसको पता है कनाडा में मशीन नहीं मिलेगी, और कनाडा में मशीन नहीं मिलेगी तो उसका प्रोडक्शन मास स्केल पे नहीं हो पाएगा, तो वो अपनी मशीन भी साथ में लेके जाएगा। और जब वहां पे वो मशीन जाके लेके जाएगा रखेगा तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लोग देखने आएंगे कि भैया क्या मशीन है, दिखाओ दिखाओ। जो टेलर्स होंगे रामू शायद उनको ट्रेन भी करे कि आओ तुम लोग मशीन चलाना सीखो। सो एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस आ जाता है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरीज। सो बेसिकली एंसिलरी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, राइट। हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। अब रामू उधर गया, रामू ने बोला कि भैया मेरी मैंने उधर आउटलेट तो बना दिया है बट मैं बेच नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है ना। वो कनाडा में गया, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, एक सर्टेन पहले से जो एक फॉर्म चल रही है उधर जो शर्ट्स बना रही है उनको जाके बोलेगा कि मेरी शर्ट्स तो मैं सेल करूंगा ही, मैं आपको दूंगा ही मेरे ब्रांड टैग के साथ, बट सेल उसको आप करेंगे। ये उनकी कोई छोटी सी कंपनी है मान लेते हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे कि ये कंपनी उधर सेल कर रही होगी क्योंकि रामू को इंग्लिश बोलनी आती नहीं है। तो रामू वहां पे लोगों को कैसे समझाएगा कि भैया मेरी शर्ट तो बहुत अच्छी है, मेरी शर्ट खरीदो। तो वो बताने के लिए इसको ना एक दूसरी कंपनी की जरूरत पड़ती है विच इज द इंसिलरी कंपनी जो उसको सपोर्ट कर रही है कनाडा में जाके। सो बेसिकली ये वो चीजें हो गई। देन वी हैव इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। सो अगर लेट्स से इंडिया से कनाडा शर्ट्स जा रही हैं तो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली वही पार्ट है कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाते हैं। देन वी हैव हेल्दी कंपटीशन। अब मैंने जैसे बोला कि ये कंपनी जो है ये कंपनी हाथ से अभी भी शर्ट्स बना रही है, तो जब इसने देखा कि रामू आया है यहाँ पर, उसने एक मशीन लाई है तो हमें भी वैसी मशीन परचेस करनी चाहिए, तो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। जो रामू तो ग्रो कर ही रहा है, साथ साथ में बाकी एंसिलरी कंपनीज है उनको भी साथ में ग्रो करवाते हुए लेके जाता है। देन वी हैव लिमिटेशंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। लिमिटेशंस बोल लो या डीमेरिट्स बोल लो, दोनों सही है। सो सबसे पहली चीज तो यही कि लोकल प्रायोरिटी को निग्लेक्ट किया जाता है। जैसे अब रामू उधर गया है तो रामू ये थोड़ी बोलेगा कि भैया मेरे को ये कंपनी ग्रो करनी है, रामू तो बोलेगा कि रामू शर्ट्स पहले ग्रो हो फिर ये कंपनी का हम देखेंगे बाद में जो भी होगा। वो तबाह तो नहीं कर रहे हम लोग, खराब नहीं करेंगे उनका कुछ, बट मैं उनकी ग्रोथ पे फोकस नहीं करूंगा। तो बेसिकली ये वही चीज आ जाती है कि नेग्लेक्टेंस शुरू हो जाता है लोकल कंपनीज का, तो ये बहुत खराब सी चीज हो जाती है। देन वी हैव
इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक एंटरप्राइज, जैसे मैंने बोला कि अब रामू की शर्ट्स लेट्स से बहुत अच्छी भी हो गई और बहुत सारे मास में भी प्रोड्यूस हो गई। ये लेट्स से कनाडा शर्ट्स है, ठीक है ना, तो कनाडा शर्ट्स में अब लेट्स से हाथ से ही बन रहा है सब कुछ, तो नथिंग टू ऑफेंस, हाँ, बट अगर कनाडा शर्ट्स में सब कुछ हाथ से ही बन रहा है, एक तो उनका प्रोडक्शन कम है, दूसरा हाथ से बन रहा है और मशीन के स्टिच में दोनों में बहुत फर्क होगा, तो लोगों को देख के भी समझ आएगा। अपने आप ही रामू का प्रोडक्ट उसमें आ गया, लाइट में आ गया, एंड कनाडा शर्ट्स डिम हो गया। सो बेसिकली उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया था, बट अपने आप ही वो हो जाता है, क्योंकि बाहर की कंपनीज आती हैं तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स ही लेकर आती हैं, कोई कंपनी ये नहीं बोलती कि मैं तो खराब प्रोडक्ट लाऊंगी, सब लोग अच्छे प्रोडक्ट्स ही लेकर आते हैं। देन वी हैव कल्चरल चेंजेस। तो बेसिकली यहाँ पर रामू गया, रामू ने देखा कि यहाँ पे तो भैया क्रिसमस बहुत अच्छे से बनाते हैं और मेरे यहाँ पर तो दिवाली बनती है, तो अब वो क्या बोलेगा कि मेरी जो कंपनी है उसमें जितने भी इंडियंस हैं वो लोग अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर जाके कल्चर एक्सचेंज हो जाते हैं, कल्चर चेंज हो जाते हैं इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज में, तो कल्चरल चेंजेस भी हमें पता चलता है। देन वी हैव प्रॉफिट रिपार्टेशन। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जैसे पूरी की पूरी जो शर्ट की इकोनॉमी है, मान लेते हैं कि हमारी शर्ट की इकोनॉमी ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब तक रामू शर्ट्स नहीं आया था तो यहाँ पर लेट्स से तीन मेजर कॉम्पिटिटर्स थे। अब इसमें से ये थी कनाडा शर्ट्स और ये कोई XYZ कोई भी कंपनी थी, ठीक है ना। इन लोगों के ऐसे कुछ शेयर्स चल रहे थे, मतलब इन लोग का जो टोटल मार्केट है उसमें से मैक्सिमम कनाडा शर्ट्स बिक रहा था, एंड फिर उसके बाद X एंड Y जो छोटा मोटा बेच रहे थे वो लोग बेच रहे थे। उसके बाद आता है रामू शर्ट्स। रामू शर्ट्स क्या करता है कि X एंड Y तो खा ही जाता है वो, मतलब खा जाता है इन द सेंस X एंड Y तो बहुत ही कम हो जाता है उसके बाद से, और उसके बाद मैक्सिमम पे चला जाता है रामू शर्ट्स को, एंड फिर बच गया जो भी था वो कनाडा शर्ट्स। तो उससे हमें ये पता चला कि जो प्रॉफिट अभी तक बिक रहा था, जो 3 जनों में डिवाइड हो रहा था, वो अब अपने आप ही उसको 4 जन में डिवाइड होता है, एंड 4 जन में से भी मैक्सिमम प्रॉफिट तो रामू शर्ट्स ले जाता है। तो दिस इज द प्रॉफिट रिपार्टेशन। अपने आप ही प्रॉफिट का पार्ट्स फिर से अलग हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा रामू शर्ट्स उठा के ले जाता है। नॉट नेसेसरीली हमेशा बड़ा ही हो, कभी कभार छोटा भी होता है, बट एक नए पार्ट्स फिर से फॉर्म होने लग जाते हैं। अगर वो किसी का मतलब अगर रामू शर्ट्स अपनी तरह के जगह बना रहा है तो वो किसी को तो धक्का मार रहा होगा ना, तो वही सिनेरियो बन जाता है, तो प्रॉफिट अपने आप ही रिपार्ट हो जाता है इसका। देन वी हैव डिपेंडेंसी। अब कनाडा शर्ट्स वालों ने बोला कि भैया हमारा तो प्रोडक्शन वैसे ही कम था, आप आए तो आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और हम तो आपकी शर्ट्स ही बेच बेच के काम चला रहे हैं, तो अपने आप ही एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कनाडा शर्ट वालों की रामू पर, कि आप अपनी शर्ट्स बना रहे हो ना, हम तो वही बेच रहे हैं, तो वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। अब जैसे ही रामू शर्ट्स वापस अगर लेग से चला गया, उसका लेग से इधर अच्छा नहीं चला धंधा और वो वापस चला गया, तो अब कनाडा शर्ट्स वाले फिर से हिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि भैया हमारा तो इतना सब कुछ सेटल्ड था, सिर्फ आपके भरोसे वो तो चला गया, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देन वी हैव जॉइंट वेंचर्स। तो जॉइंट वेंचर्स अब नया टॉपिक है, तो जैसे जॉइंट वेंचर्स आप ऐसा मान सकते हैं कि कोलैबोरेशंस होता है, जैसे मैंने अभी समझाया रामू शर्ट्स इंडिया से आया था कनाडा में, और कनाडा शर्ट्स ऑलरेडी चल रहा था, तो रामू ने बोला कि भैया मैं तो यहाँ पर आके बेच रहा हूँ, इसलिए मैं तो रामू कनाडा शर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करूंगा ताकि हम दोनों का बिजनेस अच्छे से चल सके। तो हमें सबसे पहला वर्ड जो याद रखना है दैट इज कोलैबोरेशन। यूट्यूब वाले पता है ना कोलैबोरेशन, ऐसा ही मान लो यूट्यूब का थोड़ा बड़ा भाई टाइप्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर बहुत बड़े बड़े मेगा जाइंट्स आके मर्ज हो जाते हैं, एंड फिर वो लोग अपना एक वेंचर चालू कर देते हैं। लेट्स से अब रामू कनाडा शर्ट शुरू हो गया, ठीक है ना, तो वो एक नया वेंचर हो जाएगा जहां पर ना रामू रामू का अकेला नाम है, ना कनाडा का अकेला नाम है, दोनों का मिला के नाम है रामू कनाडा शर्ट्स, ऐसा। देन वी हैव शेयर्ड रिसोर्सेज। अब कनाडा शर्ट्स वाले बोलेंगे कि हमारी जो शर्ट्स बनती थी अब उसका भी रॉ मटेरियल आप ही ले लो एंड सब कुछ आप ही बनाना शुरू कर दो, हम बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर वाइसा वर्सा, जैसा मतलब उन लोग की अंडरस्टैंडिंग हो वो बनाकर वो लोग अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं एंड फिर बोल सकते हैं कि हम लोग तो सब कुछ आपके भरोसे चलाएंगे। देन वी हैव रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयरिंग। सो अगर लेट्स से अभी एकदम से कंपनी बंद हो जाती है, फिर कंपनी का बहुत सारा लॉस हो जाता है, लेट्स से बहुत बड़ा उनका कोई स्टोरेज हाउस था वो जल गया, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर कुछ खराब हो गया सब कुछ सारा रॉ मटेरियल, या फिर प्रोड्यूस्ड मटेरियल सारा खराब हो गया जो स्टोर करके रखा था, तो वो अकेला ना कनाडा शर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना रामू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो दोनों का कंबाइंड एक वो चलेगा। तो इसलिए उनका रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशियो दोनों
शेयर हो जाता है, जिसमें किसी का एक रिवॉर्ड भी नहीं है। लेट्स से बहुत प्रॉफिट हो गया तो वो अकेले रामू का भी नहीं है, और बहुत लॉस हो गया तो वो अकेले कनाडा शर्ट्स का भी नहीं है। देन वी हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बोला था आपको कि रामू यहाँ से जाता है तो वहां पे वो लेके जाता है नई मशीन, तो फिर उसको अपने आप ही पता चल जाता है कि देखो कोई एडवांस नई टेक्नोलॉजी आ गई है। देन वी हैव मार्केट एक्सपेंशन। सो मार्केट एक्सपेंशन का सिनेरियो ये हो जाता है कि जब यहाँ से रामू इधर गया तो रामू तो मास स्केल पे प्रोड्यूस करके गया, तो रामू ने देखा कि भैया इतना सब कुछ इधर, इतने सारे लोग हैं जिनको शर्ट ही नहीं मिलती, मैं तो भैया बहुत सारा प्रोड्यूस करके लेके जाऊंगा, तो अपने आप ही मार्केट एक्सपैंड हो जाता है, बहुत सारे लोग ने खरीदना भी शुरू कर देते हैं। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि अब रामू शर्ट्स है, वो रामू शर्ट्स को इधर आके पूरी तरह रामू को इधर आके रहना भी नहीं पड़ता, वो इंडिया वाले ही घर में बैठा हुआ है एंड यहाँ पर उसका सारे फंक्शन, सारे प्रोसेसेस बहुत अच्छे से भी चल लेते हैं, जस्ट बिकॉज कनाडा शर्ट्स हेल्प कर रहा है उसकी। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है कि किसी को भी कोई बहुत ज्यादा लोड या फिर किसी को भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हैंडल करनी अकेले नहीं पड़ती है। देन वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स। सो पब्लिक एंड, इससे पहले हम लोग ना थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है एंड प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है। ओह, मैंने उल्टा बोल दिया। सो इट इज प्राइवेट एंटरप्राइज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। सो बेसिकली यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट में बेसिकली आप ऐसा मान लो ना, कोई भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे यहाँ पर रामू है, रामू अकेला बंदा है जो ओन करता है रामू शर्ट्स, तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड पब्लिक एंटरप्राइज मतलब 51% से ज्यादा स्टेक जो होता है ना एक कंपनी के, वो होने चाहिए गवर्नमेंट के पास। मान लो कनाडा शर्ट्स जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो अब इसमें जो कैनेडियन गवर्नमेंट होगी उसका 51% से ज्यादा स्टेक होना चाहिए, या तो मिनिमम 50%, 51% होना चाहिए। सो ये एक सिनेरियो बन जाता है। देन वी हैव कि इसमें तो प्राइवेट फंडिंग्स लगती हैं, जैसे रामू ने, हमने कल भी देखा था कि या तो अकेला रामू फंड करेगा, या तो रामू और उसके दो दोस्त जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी वो मिलके फंड करेंगे, या और ऑन दी अदर हैंड इधर क्या होता है, पब्लिक फंड्स, मतलब जो आप टैक्सेस भरते हैं ऐसा कुछ भरते हैं तो उससे हमारा कनाडा शर्ट्स चलता है, जो कैनेडियन सिटीजन भरते होंगे। देन वी हैव प्रॉफिट मोटिव, मतलब इनके मोटिव्स क्या होता है बेसिकली हम ये समझेंगे। तो प्राइवेट एंटरप्राइज का मोटिव क्या होता है कि ये लोग मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड इनका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। लेट्स से कैनेडियन गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बहुत सारे लोगों को शर्ट्स चाहिए बट शर्ट कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो कैनेडियन गवर्नमेंट खुद ही शर्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ताकि सबको शर्ट्स मिलती रहे। तो दिस इज वन थिंग। तो इनका ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने ये नहीं सोचा कि भैया हमें तो प्रॉफिट चाहिए इसलिए हम शर्ट बेचेंगे, बट रामू ने क्या सोचा था कि हम लोग को तो भैया प्रॉफिट चाहिए इसलिए हम शर्ट्स बेच रहे होंगे। देन वी हैव लास्ट एग्जांपल्स ले लो, जैसे कॉर्पोरेटिव्स हैं, अमूल वगैरह, दीज आर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बट पब्लिक एंटरप्राइजेस में आप ऐसा मान सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, रेलवेज, सो बेसिकली इट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज। अब इसका पार्टनरशिप्स भी होती हैं जहां पे गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट ओनर्स साथ में मिलके कोई एक पर्टिकुलर चीज हैंडल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें जो आ जाती है दैट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, के मान लेते हैं हम लोग जो ये, हाँ वापस बैक टू दिस एग्जांपल। अब इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा आ गया, कनाडा शर्ट्स वालों ने देखा कि हमारे तो अभी हम जितना फुल स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी हम लोग सारे लोगों को चीजें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो उससे लॉस हो रहा है ना कैनेडियन सिटीजन्स का। तो वो लोग चाहते हैं कि भैया हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रामू शर्ट्स ले ले ताकि वो मैन्युफैक्चर करता रहे एंड हम बेचते जाएंगे। फिर उसके बाद रिसोर्स पूलिंग, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमारे यहाँ पर आओ, हम सारे रिसोर्सेज आपको दे देंगे, आप सिर्फ शर्ट्स बनाओ। मतलब उन्होंने अपने रिसोर्स पूल करने शुरू कर दिए, सारे रिसोर्सेज एक साथ मिलाने शुरू कर दिए कि लेट्स से रामू शर्ट्स आता है तो रामू शर्ट्स मैन पावर और मशीन्स लेकर आ रहा है एंड ये लोग सारे के सारे रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं हम रिसोर्स पूलिंग। देन वी हैव फोकस ऑन पब्लिक बेनिफिट, जैसा मैंने बोला अभी कि कैनेडियन गवर्नमेंट को लगा कि भैया बहुत सारा लॉस हो रहा है और बहुत सारे लोगों को जरूरत भी है शर्ट्स की, तो हम लोग अपने आप ही ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं विच इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, मतलब गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए उससे, वो पब्लिक को चाहिए, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। देन वी हैव फास्ट इम्प्लीमेंटेशंस, क्योंकि कभी कभार हमने इंडिया में सुना भी होगा ऐसा कि गवर्नमेंट काम है ना, सरकारी काम है, तो यूजुअली ऐसा हमारा अपने आप ही वो बन गया है कि सरकारी काम होगा तो फिर थोड़ा धीरे ही चलता है, बट प्राइवेट काम होता है तो फटाफट हो जाता है, हमें ऐसा लगता है।
बट हमेशा ऐसा नेसेसरी नहीं है। बट इन जनरल फास्टर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब वो नहीं होता। फास्टर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हो जाता है कि जब दो चीजें मिल के काम करती हैं, एक पार्टनरशिप में काम होता है, तो अपने आप ही फास्ट हो जाता है काम। आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता, या फिर आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपके रिसोर्सेज फ्री हो तब आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे। देन वी हैव कॉस्ट एफिशिएंसी। सो कॉस्ट एफिशिएंसी में कैसा रह जाता है कि जैसे आपकी प्राइवेट, लेट्स से प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, तो वो बोलेगा कि भैया मेरे को तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मेरे को तो लेना देना नहीं कि भाई जनता क्या चल रहा है, क्या वो उनका क्या काम है, ठीक है ना। तो वो बोलेगा, रामू बोलेगा कि भैया मैं तो मेरी शर्ट बनाता हूँ लेट से 10 रुपए में, अब मैं तो भाई बेचना शुरू कर दूंगा उसको 20 रुपए पे, डायरेक्ट 100% प्रॉफिट। तो कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें ऐसे आ जाती है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि ना 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 ना, हम अपने मतलब देशवासियों को ऐसे नहीं बेचेंगे, हम तो उनको बेचेंगे 11 रुपए पे। क्यों? 1 रुपए का प्रॉफिट वो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट के पूल में चला जाएगा, और जो 11 रुपए पे बचा तो 11 रुपए सबके लिए अफोर्डेबल है। तो एक तो कॉस्ट एफिशिएंसी आ गई कि रामू ने 10 रुपए में प्रोड्यूस किया, एक तो उसको वैसे ही सस्ता पड़ रहा है क्योंकि इतना सब कुछ गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, दूसरा कि लोगों उनको उन्होंने लोगों को सस्ते में प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। देन वी हैव क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो अगर ऑब्वियसली दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हैं, अपना सारा का सारा इनपुट डाल रही हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज डाल रही हैं, तो अपने आप ही क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस वाज आवर कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पार्ट 2। इसके बाद एक और पार्ट आएगा एंड दैट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट पार्ट। थैंक यू।